हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2023 का हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर। तो ये है इतिहास का वैकल्पिक विषय का पेपर 2023 का। हमारे जो कुछ पिछले वीडियोस थे जिन पे लास्ट ईयर मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, तो उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर अपलोड कर दीजिए 2023 वाला, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये सारे जो पेपर अभी हुए हैं 2023 के, मतलब ऐसे वाला पेपर हो गया, जीएस के चारों पेपर, कंपलसरी पेपर्स, ऑप्शनल पेपर्स, इन सब की पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल सर्विसेज डीम, वहाँ पर अपलोड कर दी है। तो उस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर इन सारे पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हिस्ट्री वाला पेपर है, तो हिस्ट्री का ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है जी। तो इसका सेकंड पेपर भी मैंने लास्ट में मतलब इसी में मर्ज कर दिया है, सेकंड पेपर की जो पीडीएफ है, जैसे कि ये सेकंड पेपर है, ठीक है। तो एक ही पीडीएफ में आपको हिस्ट्री के दोनों पेपर मिल जाएंगे, मतलब ऑप्शनल पेपर एक ही पीडीएफ मिल जाएगा आपको। बाकी जीएस के पेपर और एसे वगैरह के पेपर वो अलग अलग हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जो नए लोग हैं उनको थोड़ा बता दें कि इसके बारे में थोड़ा। तो देखिए, जब यूपीएससी में जब आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है वो आपका 500 मार्क्स का होता है। तो 500 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, तो 250 नंबर के पेपर 1 और 2 होते हैं। मतलब ये फर्स्ट पेपर है 250 नंबर का, 250 नंबर का, 250 नंबर का आपका सेकंड पेपर भी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में आपकी एंशियंट हिस्ट्री, इसमें आपकी मतलब जो प्राचीन भारतीय इतिहास पूछा जाता है, प्लस मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। तो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है। सेकेंड पेपर में आपके आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास सेकेंड पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। 3-3 घंटे के हर एक पेपर होता है। और इतिहास, कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि भाई ये हिस्ट्री जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये इसको लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो काफ़ी लोग इसको इसलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि आपके दूसरे पेपर में सपोर्ट भी करता है, जैसे कि 500 नंबर का ये ऑप्शनल पेपर तो है ही आपको, ठीक है। इसके अलावा जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देते हैं तो प्रीलिम्स में आपने देखा होगा वहाँ पर भी हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें पूछ लिए जाते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हिस्ट्री के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लेंगे तो हिस्ट्री आपकी खुद से तैयार हो जाएगी, मतलब अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंस एग्ज़ाम में जीएस के जो पेपर होते हैं, तो जीएस के फर्स्ट पेपर में अगर आप सिलेबस देखा होगा तो उसमें आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है और सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएस के फर्स्ट पेपर जो कि 250 नंबर का होता है, उसमें 75 मार्क्स की हिस्ट्री पूछी गई है, मतलब इस बार 2023 में पूछी गई है। इससे पहले भी 75 मार्क्स की पूछी गई है। किसी साल देखेंगे तो 90 मार्क्स की भी मिल जाएगी, 110 मार्क्स की भी मिल जाएगी, ठीक है। यूपीएससी चाहेगा तो 125 मार्क्स की भी पूछ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज, मतलब जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ये रहा होगा हिस्ट्री, उनको जीएस फर्स्ट पेपर के लिए हिस्ट्री अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक है। तो ऑप्शनल, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर देता है, तो हिस्ट्री के साथ ये है। दूसरा एक और अच्छा रीज़न है इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे लेने का, कि ये स्टैटिक नेचर का है। स्टैटिक नेचर का मतलब ये डायनेमिक नेचर का नहीं है, मतलब इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने हिस्ट्री तैयार कर ली, तो अगर मान लीजिए भगवान ना करे आपको ज़्यादा अटैम्प्ट लगे, अगर किसी को ज़्यादा अटैम्प्ट लगते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, तो इसमें कुछ नया जोड़ने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर से, जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको करंट अफेयर से अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। वैसा यहाँ हिस्ट्री के साथ में नहीं है। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके भी अलग मायने हैं। और क्यों नहीं लेना चाहिए, जैसे अगर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो ये है कि इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको प्रिपेयर करने में। लेंदी सिलेबस है, मतलब 5-6 महीने लग सकते हैं तैयार करने में, 4-5-6 महीने। और अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है तो ही आपको लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ पढ़ना होगा, आपको सब याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए पेपर देखते हैं। तो ये कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसमें उसका जो फर्स्ट पेपर होगा तो उसमें 8 क्वेश्चन पेपर होते हैं। 8 में से टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सब 5 क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 और 5 जो है वो कंपलसरी है, बाकी 3 और करने हैं आपको, ठीक है। इसको डाउनलोड करके अच्छे से इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो मैप से संबंधित है। तो यहाँ पे एक मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर यहाँ पे कुछ स्थान दिए गए हैं, जैसे नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। तो निम्नलिखित स्थानों की पहचान कीजिए एवं अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, यानी जो आपकी क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलेगी, मतलब जिस पे आप आंसर लिखोगे उस पर क्वेश्चन भी लिखा होगा वहाँ पे, उसमें से हर एक टॉपिक पर, जैसे ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिखे हुए हैं।
हर एक टॉपिक पर लगभग 30 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है, 30 वर्ड्स में, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर लिखने हैं। नव पाषाणकालीन स्थल, तो मैप दिया, मतलब दिया जाएगा आपको, और उसमें से देखकर, जैसे कि जो फर्स्ट है वो आपको, जैसे यहाँ पे दिया गया कोई, ठीक है, ये वाला दिया गया है, तो आपको इसको पहचानना है कि ये कौन सा मतलब स्थल है, उसका नाम लिखना है और 30 शब्दों में उसके बारे में कुछ लिखना है आपको। तो ये पहचानना है कि ये क्या है। अब यहाँ पे हिंट दे दी गई है आपको कि ये एक नव पाषाणकालीन मतलब न्यूलिथिक साइट है, उसका नाम लिखना है और उसके बारे में 30 शब्दों में आपको लिखना है। ऐसे ही यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, तो इनके बारे में आपको मैप से लिखना है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, और ये पूरा जो क्वेश्चन है पहला वो 50 नंबर का है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आप डाउनलोड करके देख पढ़ लीजिएगा। जैसे एक बौद्ध स्तूप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये मैप में सारे स्थान दिए गए हैं, उनको पहचानना है, उनका नाम लिखना है और फिर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 जो है क्वेश्चन नंबर, इसके 3 खंड हैं, ABC में दिया गया है, ठीक है। तो ये 20 नंबर का है, इसके बाद 15-15 नंबर के हैं। 50 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्वेश्चन जो है 50 नंबर का है, लेकिन सब सेक्शन इसके जो हैं वो 20 नंबर का और 15-15 नंबर के हैं। तो यहाँ पूछा गया नव पाषाण युग में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण यह युग एक क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, परीक्षण कीजिए। तो नव पाषाण युग के बारे में जो परिवर्तन हुए महत्वपूर्ण, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर का, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। फिर सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र में एक रूपता और विविधता दोनों ही प्रदर्शित होती हैं, तो विवेचना करनी है आपको। 15 नंबर की है, मैं जल्दी से पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। भारतीय इतिहास में आर्यों की समस्या को निर्धारित करने में भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन, पुरातात्विक स्रोत और बृहद वैदिक साहित्य कहाँ तक सहायक हैं, विवेचना करनी है इसमें 15 नंबर की, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे। सेक्शन ए में जो है 4 क्वेश्चन दिए गए, जैसे यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ है, आपको दिखा दूँ, सेक्शन ए लिखा हुआ है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक है, और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक है। तो सेक्शन ए में आप पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंपलसरी है। तो 2 ये क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 3 और करने हैं, और कोई किसी भी सेक्शन से 4 के चारों नहीं करने, ये इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, ठीक है। तो छोड़ भी सकते हो आप, मतलब 8 करने हैं, 8 में से 3, मतलब 8 दिए गए हैं, 8 में से 5 करने हैं, 3 छोड़ सकते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पूछा गया दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने में संगम साहित्य कहाँ तक सहायक है। तो संगम साहित्य का योगदान क्या है दक्षिण भारत के इतिहास को बढ़ाने में, वो पूछा गया यहाँ पे 20 नंबर में। फिर पूछा गया मौर्य युग में स्थापित साम्राज्यवादी विचारधारा की रूपरेखा का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। फिर पूर्व गुप्त युगीन भारत की तुलना में गुप्त युग में महिलाओं की स्थिति का आकलन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद भक्ति आंदोलन से, भक्ति आंदोलन के सिद्धांतों, प्रसार और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। फिर पूछा गया दक्षिण भारत में के आरंभिक मंदिर स्थापत्य शैली की तुलना में चोलों का मंदिर निर्माण किस हद तक और भी अधिक परिष्कृत और भव्य दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर लेंदी है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतना सारा लिखना होगा वहाँ पे। इसके बाद पूछा गया है क्या यह कहना उचित है कि भारत में धार्मिक मतों के विस्तार की दृष्टि से गुप्तोत्तर काल महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए, 5, 6, 7, 8। तो जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि पहला और 5वां कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 शब्दों में हर एक पर आपको कमेंट लिखना है, ठीक है। भारतीय कमेंट क्या, क्वेश्चन का आंसर लिखना है। भारतीय सामंतवाद के विभिन्न समर्थक तत्वों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो 150 शब्दों में लिखना है। ऐसे ही अलबरूनी के द्वारा किए गए भारतीय समाज के आकलन के दोषों का परीक्षण कीजिए। तो ये सारे शॉर्ट में लिखने हैं आपको। 10-10 नंबर के 5 को सेक्शन है, सब सेक्शन में जो है ये यहाँ पे दिए गए। इतिहास के प्रमुख साक्ष्य के रूप में सूफी साहित्य के महत्व का आकलन पूछा गया है। फिर दिल्ली सल्तनत के पतन हेतु कारण क्या है वो पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी की जो कृषि नीति का उद्देश्य मध्यस्थ शक्तियों की सत्ता को नियंत्रित करना था, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा अपनाए गए उपायों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंपलसरी था। फिर ये वाला, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से यहाँ तक तीनों सेक्शन जब कर लेंगे तब पूरा होगा, ठीक है। तो अगर 3 के तीनों आते हैं तो आप करिए, अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, एक छोड़ भी सकते हैं। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार की नीतियों में नूरजहाँ की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो नूरजहाँ की भूमिका का, उनका रोल क्या था नूरजहाँ का जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार की नीतियों में, ठीक है, वो बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बलबन ने दिल्ली सल्तनत के लिए विस्तारित करने के स्थान पर समेकित करने की नीति क्यों चुनी थी।
ठीक है। फिर पूछा गया मुगल लघु चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला की किन विशेषताओं का समावेश हुआ था। तो जैसा कि सिलेबस में मैंने आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल में यानी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मिडेवल के क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य की अखंडता के लिए मराठा एक महत्वपूर्ण खतरे की तरह खड़े थे, विवेचना करनी है आपको। ठीक है। फिर पूछा गया हैदर अली साम्राज्य का निर्माण करने के लिए पैदा हुआ था और टीपू सुल्तान उसे खोने के लिए। तो इस पर कॉमेंट लिखना है यानी टिप्पणी करनी है आपको। रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों के उदय का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, फर्स्ट पेपर का, मुगल वास्तुकला की प्रकृति समन्वयवादी थी, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया 18वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था मंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है अकबर कालीन मुगल राज्य की प्रकृति का विवेचन कीजिए। तो ये हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर था। अब देखते हैं सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर भी वैसे ही 3 घंटे का होगा, 250 नंबर का ये भी है। और यहाँ भी टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए, 8 में से 5 करने हैं आपको, और पहला और 5वां कंपलसरी यहाँ भी है। ठीक है, तो सेक्शन ए इसका पहला क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है, 150 शब्दों में आपको इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो पहला दिया गया उपनिवेशवाद। तो जो सेकंड पेपर है इसमें आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी जो आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, यानी विश्व का इतिहास, वो दोनों ही पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया उपनिवेशवाद का व्यापारीकरण पर अपना ही एक विकृत तर्क था, क्योंकि विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि व्यापारीकरण प्रायः एक कृत्रिम और जबरन प्रक्रिया रही है। ठीक है, तो ये पूछा गया, यह 10 नंबर के 5 क्वेश्चन है। 1857 के उपरांत यानी 1857 के बाद में कृषक आंदोलनों में किसान एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते हैं, तो ये आपको लिखना है। फिर पूछा गया भारतीय जनमानस की जागृत राजनीतिक चेतना तथा अंग्रेजों के असम्मानजनक और कायरतापूर्ण अपमान ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है। फिर जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तब उन्हें बेसब्री से एक प्रभावी सूत्र की तलाश थी। ठीक है जी। फिर पूछा गया है कि सत्ता हस्तांतरण के समय अंग्रेजों द्वारा अपनी जिम्मेदारी का त्याग करना यदि संवेदनहीन था तो जिस गति से उसे संपादित किया गया उससे वह और भी बुरा बन गया था। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कर्नाटक युद्धों, आंग्ल मैसूर युद्धों और आंग्ल मराठा युद्धों ने फ्रांस को दक्षिण भारत में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता से वस्तुतः बाहर कर दिया। तो 3 युद्धों के बारे में यहाँ पे देखो एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, इन युद्धों ने फ्रांस को जो है दक्षिण भारत में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता से वस्तुतः बाहर कर दिया। इसकी चर्चा करनी है आपको, 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर पूछा गया भारतीय परिषद विधेयक 1861 को प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजों का मत था कि भारत के लिए एकमात्र उपयुक्त सरकार घर से नियंत्रित तानाशाही थी। इस पर टिप्पणी लिखनी है आपको। ये भी 20 नंबर का है और फिर ये 10 नंबर का है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पेपर में आपने देखा था कि कुछ क्वेश्चन जो 15-15 नंबर के थे और एक क्वेश्चन 20 नंबर का था, मतलब टोटल मिला के 50 नंबर का था। यहाँ क्या कर दिया गया, यहाँ 20-20 नंबर के हैं और फिर 10 नंबर का है, मतलब अभी भी जो क्वेश्चन नंबर मतलब एक पूरा क्वेश्चन 50 नंबर का ही है, लेकिन इस तरीके से कर दिया है। तो यूपीएससी ऐसे भी मतलब बना सकती है पेपर। फिर आगे पूछा गया नील विद्रोह के पीछे मूल प्रश्न वह संघर्ष है जिसमें रैयतों को कीमत प्रदान किए बिना नील के पौधों को उगाने के लिए विवश करना था, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे तीसरे का पहला, क्या आप सहमत हैं कि परंपरागत भारतीय कारीगरों के उत्पादन में गिरावट एक दुखद परंतु अवश्यंभावी तथ्य था, विवेचना करनी है। फिर है क्वेश्चन भारत में आदिवासी और कृषक विद्रोहों का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करने की एक सशक्त और महत्वपूर्ण परंपरा स्थापित की, विवेचना कीजिए। देखो ये जो 20-20 नंबर के क्वेश्चन हैं या पहले आपने देखा हो, फिर यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इनकी वर्ड लिमिट ये सब तो आप बहुत पहले से ही प्रैक्टिस कर ही लेंगे, आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे या खुद से करेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको पहले से कर लेनी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपने देखा था वहाँ 15-15 नंबर के और फिर 20 नंबर का क्वेश्चन था। तो वर्ड लिमिट वगैरह ये सब पहले से ही आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, फिर पूछा गया राजनीतिक प्रचार तथा राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माण और प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेस एक प्रमुख माध्यम बना, टिप्पणी कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का सर्वस्वीकृत दृष्टिकोण केवल एक शुद्ध दार्शनिक चिंतन नहीं था, इसने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक नजरियों को अत्यधिक प्रभावित किया, तो परीक्षण कीजिए।
फिर पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मंतव्य कांग्रेस से अलग होना नहीं था, अपितु इसका उद्देश्य कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को समाजवादी दिशा प्रदान करना था। विश्लेषण करना है। फिर पूछा गया है कि गुटों में विभक्त हैदराबाद का दलित नेतृत्व किस प्रकार 1948 से 1953 के मध्य गहन पुनर्गठन के दौर से गुजरा। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से था। फिर ये सेक्शन बी जो है यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपलसरी है, 150 शब्दों में हर एक क्वेश्चन जो सब सेक्शन है उसका आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे छोटे छोटे। पूछा गया अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध अंततोगत्वा 1783 में तब समाप्त हुआ जब ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो हम यहाँ पूछ लिया गया है। फिर पूछा गया चार्टिस्ट आंदोलन ने न केवल मध्य वर्ग की कुछ मांगों को पूरा किया, अपितु इसके प्रभावों को श्रमिक वर्ग और उपनिवेशों में भी महसूस किया गया है। फिर पूछा गया 1848 के आंदोलनों को प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों से गढ़ा गया था। उसके बाद 1867 से 1902 के मध्य दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद काफ़ी हद तक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा हीरों के खनन से प्रभावित था। फिर पूछा गया शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत यूएसए की प्रभुसत्ता की अपनी चुनौतियां भी थीं। तो ये 5 क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ भी 20-20 और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो पहला है कि दार्शनिकों और विचारकों ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव भले ही रखी हो, परंतु यह सामाजिक और आर्थिक कारणों से उपजी थी, मतलब रीजन उसका सामाजिक और आर्थिक कारण था। उसके बाद क्वेश्चन है बी, मार्क्सवादी समाजवाद स्वयं को एक ऐसा वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत मानता है जो मानव के इतिहास की व्याख्या करने में सक्षम है। इसकी विवेचना करनी है आपको। फिर है ज्ञानोदय यानी इनलाइटनमेंट मात्र वैज्ञानिक क्रांति तक सीमित नहीं था, अपितु मानववाद और प्रगति के विचार भी इसके अभिन्न घटक थे। परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मध्य वर्ग की विश्व दृष्टि पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस और जेरेमी बेंथम के विचारों में प्रतिबिंबित होता है। टिप्पणी कीजिए। उसके बाद है 1848 से 1870 में रोम के कब्जे तक इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की विवेचना कीजिए। फिर है वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच साहित्य परीक्षण कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया ना, इस तरीके से आपके जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीएस के फर्स्ट पेपर में। उसके बाद है क्वेश्चन, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब संयुक्त राष्ट्र संघ समय की आवश्यकता थी, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वो समय की आवश्यकता थी। इसकी उपलब्धियों और कमियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। फिर है दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश विरोधी आंदोलन की शुरुआत के ऐतिहासिक कारण थे सांस्कृतिक अंतर, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार तथा साम्यवादी विचारों का उद्भव। इसकी विवेचना कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है अरब राष्ट्रवाद मात्र एक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था, अपितु यह एक उपनिवेश विरोधी संघर्ष भी था। टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो थे मैंने आपके लिए पढ़ दिए हैं, और इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है वो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा और उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।